हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मन की बात नहीं, अब शराब की बात होगी। क्या ये सही समय है यहाँ पे शराब की बात करना? क्योंकि आज पूरा भारत देश मन की बात से नहीं चल रहा बल्कि शराब की बात से चल रहा है। हर जगह कोई दुकान नहीं खुला गया, लेकिन शराब की दुकान सबसे पहले खोला गया क्योंकि सरकारों को सबसे अधिक पैसा इसी सेक्टर से मिलता है। लॉकडाउन से कमाई के हर सेक्टर में हो रहे नुकसान से केंद्र सरकार के साथ साथ सभी राज्य सरकारें परेशान दिख रही हैं। ऐसे में सभी सरकारें अपने अपने हिसाब से कठोर कदम उठा रही हैं। जैसे केंद्र सरकार ने डीजल व पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, तो वहीं राज्य सरकारों ने शराब की कीमत तो बढ़ाई है, उसके साथ ही अलग अलग बड़े बड़े टैक्स भी लगा दिए। अभी उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन सा राज्य कितना अपने जो शराब का रेट है उसको हाई किया, उतना बढ़ा दिया है। राज्यों ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि उनके कुल राजस्व का करीब 15 से 20% शराब पर लगे टैक्स से आता है और वर्तमान समय में कमाई का मात्र एक ही माध्यम है, शराब और पेट्रोल और डीजल। इसी बीच शुक्रवार को आई क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में जितनी शराब की खपत होती है उसमें से करीब आधा अर्थात 45%, आप यहाँ पे मानेंगे आधा को, 45% मात्रा दक्षिण भारत के सिर्फ 5 राज्यों में ही शराब की खपत होती है। जैसे आपको मैं क्रमवाइज बता रहा हूँ, आंध्र प्रदेश पहले, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना व कर्नाटक के राज्य के लोग यहाँ पे इतना अधिक शराब पीते हैं। भरपाई के लिए कुछ राज्यों ने शराब पर टैक्स को बढ़ा दिया है। जैसे दिल्ली राज्य में अधिकतम जो एमआरपी रेट होता है उससे 70% आपको अधिक कोरोना शुल्क लगाया गया है, विशेष रूप से लगाया गया है, उससे आपको पे करना होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप 100 रुपये की शराब लेते हैं तो अब आपको 170 रुपये दिल्ली में देना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शराब को जीएसटी से बाहर रखा गया है, अर्थात राज्य सरकारें अपने हिसाब से मनमानी टैक्स लगाकर मनचाहा पैसा वसूल सकती हैं। राजस्थान राज्य में सभी प्रकार की शराबों पर 10% की वृद्धि कर दी गई है। हरियाणा सरकार ने भी प्रति बोतल 2 से 20 रुपए तक का कोरोना के रूप में अलग से टैक्स लगाने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के आने से पहले ही जनवरी 2019 में नई आबकारी कानून लाकर शराब पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया था। इससे प्राप्त धन को गायों की सुरक्षा पर खर्च करने का प्लान मुख्यमंत्री जी ने बनाया था। अकेले यूपी में शराब की रजिस्टर्ड दुकानों की संख्या जो है वह करीब 18,000 से अधिक दुकानें उत्तर प्रदेश में है शराब की, और लॉकडाउन के पहले ही दिन करीब 300 करोड़ की प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को। भारत देश में अगर बात किया जाए कि शराब की खपत कितनी है एक साल में, देश के कुल शराब खपत में 12 राज्यों का हिस्सा 75% के बराबर है। इसमें दक्षिण भारत के 5 राज्य जो पहले नाम लिया गया है, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना व कर्नाटक के अलावा दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान है, जहां पे कुल मिलाकर 12 राज्यों में 75% पूरे देश का शराब पिया जाता है। तमिलनाडु राज्य में खपत सबसे ज़्यादा 13% है, कर्नाटक 12%, महाराष्ट्र 8%, दिल्ली में 4% है। सबसे बड़ी बात यह है कि अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा टैक्स महाराष्ट्र राज्य में लगता है शराबों पर। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार बियर की एक छोटी बोतल में 5%, वाइन में 12% और स्पिरिट में 40% तक का एल्कोहल की मात्रा होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सेहतमंद बने रहने के लिए और शराबों के गलत प्रभाव से बचने के लिए प्रति सप्ताह मात्र 14 यूनिट से ज़्यादा शराब आपको नहीं पीनी चाहिए। 1 यूनिट जो होता है वो आपका 25 ml के बराबर होता है, तो इस हिसाब से अगर आप 14 यूनिट का निकालेंगे तो 350 ml आएगा। आपको एक सप्ताह में 350 ml से ज़्यादा शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको नुकसान करना शुरू कर देगा। जबकि भारत में 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति, यहाँ पे जो आंकड़ा बताया जा रहा है ये 15 साल से ऊपर की बात किया गया है, शराब की सालाना खपत 2005 में 2.4 लीटर थी, 2016 में 5.7 लीटर है, 2018 में 6 लीटर से अधिक का हो गया है। 2010 में पुरुष प्रति वर्ष 7 लीटर व महिलाएं करीब 1.5 लीटर शराब पिया करती थी, और 2016 में यह आंकड़ा बढ़कर पुरुष का 9.4 अर्थात 9.5 लीटर हो गया, तो महिलाओं का करीब 2 लीटर हो गया। प्रति महिलाओं की बात किया गया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि शराब से राजस्व प्रति वर्ष कितना किस राज्य को प्राप्त होता है। बाजार शोध संस्था यूरोमेंटल इंटरनेशनल की रिपोर्ट की बात करें तो पिछले 10 वर्षों में भारत में शराब उद्योग का कारोबार लगभग 2 गुना से भी अधिक हो गया है। गुजरात बिहार राज्य को छोड़कर भारत के
16 बड़े राज्यों ने 2019 और 20 के वित्तीय वर्ष में शराब से 170,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया था एक साल के अंदर। वहीं 2020 और 21 के वित्तीय वर्ष में 170,000 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 200,000 करोड़ रुपए अर्थात 2 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन आप जान रहे हैं कि लगभग 40 से 45 दिनों से सभी दुकानें बंद थी और 40 दिनों के बाद से खुला ही है। लेकिन इस लॉकडाउन के कारण से पूरे भारत में प्रतिदिन 680 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था शराब के जो ठेके हैं, जो दुकान है, और अभी तक एक अनुमान के अनुसार 27,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है शराब के सेक्टर में। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया था कि अकेले उसे ही करीब 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है प्रति माह शराब के सेक्टर से। शराब के राजस्व के मामले में सबसे ज्यादा तमिलनाडु राज्य है आगे, वहां पे कुल राजस्व का 15% इसको मिलता है। वहीं केरल को लगभग 15%, दिल्ली 12%, आंध्र प्रदेश 11%, कर्नाटक 11%, तेलंगाना 10%, उत्तर प्रदेश 8%, महाराष्ट्र 8%। ये पूरे उनके जो राजस्व होते हैं, राज्य के जो बजट होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि जितना कमाई होता है उसका ये इतना परसेंट सिर्फ शराब सेक्टर से आता है। पूरे देश भर में 70,000 शराब की दुकानें हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। उसमें से 18,000 से अधिक दुकानें तो उत्तर प्रदेश में हैं जिनके पास सरकारी लाइसेंस प्राप्त है, और इन दुकानों से मात्र 2 दिन के अंदर 5 करोड़ से अधिक लोगों ने शराब खरीदा था, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से या दुकान पे जाकर। भारत में प्रतिवर्ष 80 करोड़ लीटर शराब बनाई जाती है। पूरी दुनिया में करीब 10 लाख लोगों की मौत शराब के कारण से हो जाती है। वहीं भारत में प्रति घंटे की बात किया गया, भारत में प्रति घंटे करीब 30 लोगों की मौत शराब के पीने के कारण से हो जाती है, चाहे वो डायरेक्ट शराब पीते हैं उसको रिएक्शन कर देता है, या वो पीकर कहीं बाहर निकलते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ ना कुछ के कारण से उनकी 30 लोगों की मौत प्रति घंटे हो रही है भारत में। 2022 तक इसे बढ़ाकर 1 अरब 70 करोड़ लीटर करने का लक्ष्य रखा गया है, जो अभी इस समय 80 करोड़ लीटर प्रति वर्ष शराब बनाई जाती है। 2010 और 2017 के बीच भारत में प्रति व्यक्ति शराब की जो खपत है वो 40% बढ़ गई है। 2010 में प्रति व्यक्ति करीब 4 लीटर शराब पीता था, अब वह बढ़कर 6 लीटर हो गया है। यहाँ पर एक सर्वे निकाला गया है, अगर आप इस सर्वे को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शराब कितना जरूरी है, और उसके स्थान पर अगर शराब के स्थान पर सरकार दूसरा कोई बात करे, किसी दूसरे सेक्टर में उतना अगर छूट दे जितना शराब में दिया गया है, तो कितना फायदा हो सकता है। भारत में पीने वाले लगभग 16 करोड़ लोगों के साथ अगर शराब की एक बोतल की कीमत औसतन अगर 500 रुपया रखा जाए, देखिए बात, सभी लोग 8,000 करोड़ रुपए का शराब पी जाएंगे मात्र एक दिन में, अगर 16 करोड़ लोग प्रति 5500 रुपए का अगर शराब पीते हैं, औसतन रखा गया। विशेष रूप से भोजन की एक औसत प्लेट की कीमत 30 रुपए है, और अगर ये 16 करोड़ लोग शराब पर खर्च की गई राशि को गरीबों को खाना खिलाने के लिए खर्च करें तो 4.5 करोड़ भारतीयों को एक महीने के लिए भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। समझिएगा कि मात्र एक दिन का शराब का खर्च जो 8,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो रहा है, अगर उसे खर्च किया जाए भोजन के रूप में, अगर 30 रुपए का प्लेट भोजन मिल रहा है तो करीब 4.5 करोड़ लोगों को एक महीने तक का भोजन कराया जा सकता है। जबकि भारत में 80 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। भारत में शराब पीने के क्या नियम हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम होते हैं, तो उसके बारे में कुछ चर्चा किया जाए। राज्य सूची का विषय होने के कारण से हर राज्यों के नियम कानून एकदम अलग हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति शराब कब पी सकता है, तो उसके लिए जो एज है वो 21 साल है, दिल्ली में 25 साल है, गोवा कर्नाटक 18 साल, केरल में 23 साल होना अनिवार्य है, नहीं तो उससे अगर कम के होंगे तो आपको भाई पुलिस पकड़ ले सकती है। ऐसे ही सभी राज्यों के अलग अलग नियम हैं। अब यहाँ पर यह भी कहा गया है कि शराब को ऑनलाइन बेचा जाए, क्योंकि जब इस तरह से ऑफलाइन बेचा जा रहा था दुकान के माध्यम से तो बहुत अधिक भीड़ हो जा रही थी, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और अलग अलग राज्यों के जो हाई कोर्ट हैं उन्होंने भी कहा कि इसको बंद करके ऑनलाइन वाला कर दिया जाए, टोकन वाला कर दिया जाए, लेकिन टोकन भी फेल हो गया, अब यही ऑनलाइन बचा है। तो ऑनलाइन के साथ शराब अगर बेचा जाता है तो उससे फायदे तो हैं, लेकिन उससे कुछ नुकसान भी होगा। तो हम दोनों जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार शराब की बिक्री से जुड़े कानून राज्य सरकार बना सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील रूपचंद तिवारी के अनुसार हर राज्य सरकार ने अपने अनुसार ऑनलाइन शराब की बिक्री के नियम बनाए हैं। कहीं पर प्रतिबंधित है तो कहीं पर इस विकल्प का एक्ट में जिक्र ही नहीं है उस राज्य में। लेकिन इस आपदा के समय में राज्य सरकारें आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 है
महामारी निवारण अधिनियम 1897 के तहत लोगों को आपदा से बचाने के लिए नियम कानून बना सकती हैं या उसमें सुधार कर सकती हैं जो पहले से उन्होंने नियम बना रखे हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कई राज्य ऐसे कानून बनाए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ सबसे पहला राज्य है जिसने इसी तरह से सुधार करके अपने राज्यों में लोगों से टैक्स ले रहा। वैसे अन्य राज्य भी कर सकते हैं, जैसे दिल्ली राज्य में शराब की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध है 2009 के एक्साइज एक्ट के आधार पर। केरल हाईकोर्ट ने सीधे शब्दों में कहा कि शराब को कब व कैसे बेचना है राज्य सरकार तय करे, हम नहीं कर सकते। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकारें होम डिलीवरी पर विचार करें, वरना कोरोना वायरस का प्रभाव बढ़ेगा तो उसकी जिम्मेदारी आपको ही लेनी होगी जो दुकान खोल के आप शराब बेच रहे हैं। तमिलनाडु राज्य में अब सिर्फ ऑनलाइन शराब बिकेगी, कोई भी दुकान ऐसा जो खुल के बिक रहा था वो अब नहीं मिलेगा। ऑनलाइन शराब के बेचने से क्या नुकसान हो रहा है? ऑनलाइन सर्विस में एज का आकलन करना मुश्किल होगा क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे इस समस्या को दूर कर दिया जाए। वर्ष 2015 में तमिलनाडु के चेन्नई शहर से एक ऑनलाइन शराब विक्रेता जो कंपनी है हिप बार ने अपनी सेवा शुरुआत की थी। इसके बाद 2017 में कर्नाटक के बंगलुरु में भी अपनी सेवा की शुरुआत की, लेकिन वर्ष 2019 में कर्नाटक राज्य सरकार ने इस हिप बार जो कंपनी है उसको प्रतिबंधित कर दिया। अब कारण जब पूछा गया भाई कंपनियों तो पूछेंगे कि क्यों बंद कर दियो भाई हमारा सेंटर, तो सरकार ने बिक्री में उम्र का पता नहीं चल पाता इसलिए इसे खतरनाक बताया था। कंपनी के मालिक ने इसके जवाब में आधार कार्ड से एज देखकर काम करने की बात कही, लेकिन फिर भी अनुमति उसे नहीं दी गई और पूरी तरह से उस राज्य में इस जो ऑनलाइन है जो बेचा जा रहा था 2019 तक उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। अब यहाँ पे ये भी हमें समझना होगा कि जो राज्य सरकारें हैं, जो भारत की सभी राज्य हैं, उनको सबसे अधिक पैसा कहाँ से किस सेक्टर से आता है और क्यों इस तरह से ये सबसे अधिक पैसा या इस प्रकार से जो रेट है उसको बढ़ा रही है, शराब का डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा रही हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि राज्यों को पैसा कहाँ से कितना आता है। PRS लेजिस्लेटिव की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्यों की कमाई का मुख्य माध्यम जैसे SGST जो आपका स्टेट GST होता है उससे 43% आता लगभग में है, वहीं भूमि राजस्व, वैट, सेल्स टैक्स 23%, एक्साइज ड्यूटी से लगभग 13% और अन्य टैक्स इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से हर अलग अलग राज्यों के अलग अलग टैक्स होते हैं। इस प्रकार कुल कमाई में सबसे ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी से होता है क्योंकि SGST का निर्धारण तो केंद्र सरकार बाद में करती है कि कितना किस राज्य को देना है कितना नहीं देना, वो तो भाई बाद में छोड़ सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि राज्यों का कितना पैसा अभी भी केंद्र सरकार के पास GST का कलेक्शन का पैसा बाकी है और सबसे ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी शराब पर ही लगता है। तमिलनाडु राज्य में शराब पर वैट के साथ साथ आयातित शराब पर विशेष शुल्क, परिवहन शुल्क व लेबल और ब्रांड पंजीकरण शुल्क भी लगता है। इस प्रकार से सबसे अधिक जो राजस्व है वो तमिलनाडु राज्य को शराब से प्राप्त होता है। राज्यों को पैसा कहां से मिल सकता है इस संकट में? ये जो कोरोना वायरस का संकट आया है इस समय अगर राज्यों को बात किया जाए कि आप कहां से पैसा कमा सकते हो या कहां से पैसा इकट्ठा कर सकते हो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 5 ऐसे पॉइंट बात करूंगा कि जिन सेक्टरों से राज्य सरकारों को अधिक से अधिक जितना चाहते हैं उतना पैसा उनको मिल सकता है, लेकिन सबसे बड़ा हाथ अगर केंद्र सरकार उनका साथ देगी तभी मिलेगा। जैसे पहला है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। आपने अभी कई लोगों ने नाम नहीं सुना होगा कि ये सेंट्रल जो विस्टा प्रोजेक्ट है क्या। केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए 25,000 करोड़ रुपए में से अभी तक 20,000 करोड़ रुपए जारी कर दिया है। यह धन राजपथ पर करीब 100 एकड़ जमीन पर नए पार्लियामेंट के साथ साथ कई नई बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है, लेकिन यह अभी जरूरी नहीं है। इसे तत्काल रोककर 20,000 करोड़ रुपए बचाया जा सकता है और राज्यों की मदद की जा सकती है इस संकट के समय में। तो ये पहला था। इसके बाद दूसरा है जो GST का पैसा सभी राज्यों का बकाया है केंद्र सरकार के पास, उसके बारे में बात किया जाए तो दूसरा है GST बकाया। केंद्र सरकार के पास इस समय सभी राज्यों का 30,000 करोड़ रुपए GST का बकाया है। इसे तत्काल लौटाना चाहिए क्योंकि यह तो राज्यों का हक है। इस समय नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? जब लोग मर जाएंगे, लोग खत्म हो जाएंगे, तब केंद्र सरकार इस पैसा को देगी कि लो भैया 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, उसका क्या मतलब होगा। तीसरे जो प्रोजेक्ट है जहां से पैसा बचाया जा सकता है वह आपका बुलेट ट्रेन समझ सकते हैं कि जो चलाने की बात आ रही थी लेकिन अभी तो लग नहीं रहा कि पूरा होगा। बुलेट ट्रेन की लागत 1,10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इससे भी कुछ समय के लिए रोककर पैसा बचाया जा सकता है क्योंकि इस समय बीमारी को रोकना हर राज्य और पूरे देश की सबसे बड़ी लड़ाई है कि उसे किसी न किसी प्रकार से रोका जाए। चौथा सेक्टर है PM केयर्स फंड जो अभी हाल ही में 28 मार्च 2020 को शुरू किया गया है।
इस फंड में अभी तक लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा हो चुके हैं। ये जो आपको इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 6500 जो करोड़ लगाया गया है, ये लगभग 3 सप्ताह के अंदर इतना आ गया था। तो 3 सप्ताह तो बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग 1 महीने से अधिक हो गया है। तो वही कहा गया है कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए इसमें आ चुके हैं। इससे पहले चल रहे PMNRF, इससे पहले जो 1948 से चल रहा, उसमें भी अभी 3800 करोड़ रुपया जमा है। इन पैसों को राज्य सरकारों को मिलना चाहिए इस संकट के समय में। और लास्ट जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, इसको भी मान सकते हैं, विदेशी मुद्रा, जैसे अमेरिका ने मदद किया, विश्व बैंक ने मदद किया, ADB बैंक ने मदद किया, ऐसी कई अन्य संस्थाएं हैं जहां से भारत को लगातार कोविड-19 से लड़ने के लिए मदद मिल रहा है। अमेरिका ने भारत को $2.9 मिलियन की मदद की है कोविड-19 से लड़ने के लिए। सार्क संगठन के सभी 8 देशों को मिलाकर करीब $200 करोड़ धन इकट्ठा हुआ है, जिसमें अकेले भारत सरकार ने $100 करोड़ दिया है। विश्व बैंक ने भारत को $1 बिलियन की आर्थिक मदद की है। ADB बैंक, जो आपका एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, उसने $2.2 बिलियन की आर्थिक मदद की है भारत देश की। अब यहाँ पर यह भी समझना होगा कि शराब जो दुकान खोला गया है, उसके लिए कई ऐसी जो संगठन है वो विरोध कर रही हैं। भाई कई लोग तो विरोध करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अगर आप अन्य दुकान नहीं खोलने दे रहे हैं और शराब की दुकान खोलने दे रहे हैं तो भाई लोगों को गुस्सा तो होगा। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड ने शराब की दुकानें खोले जाने पर विरोध किया। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि शराब की दुकानों को खोलना राज्य सरकारों के मानसिक दिवालियेपन और राजस्व प्राप्त करने का स्वार्थ यह साबित करता है कि राज्य सरकारें पैसा के लिए, पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी हद तक गिर सकती हैं। यदि शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं तो आम जनता की दुकानें क्यों नहीं खोली जा सकती? लोगों को भी तो लॉस हो रहा, क्या सिर्फ सरकार को ही? क्योंकि शराब से सिर्फ पैसा किसको मिलेगा? राज्य सरकार को। इसमें किसी को ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 10 लोग या 20 लोग हैं जो रोजगार कर रहे हैं, इसमें आप नहीं गिन सकते। इससे सारा सीधे पैसा राज्य सरकारों को जाता है। मैं भी इस विषय का विरोधी हूं, क्योंकि जब देश की हेल्थ सेक्टर पहले से ही कमजोर है, भारत में वैसे ही डॉक्टरों की कमी, नर्सों की कमी, वेंटिलेटर की कमी है, तो फिर बताइए कि आप अगर इस तरह से लिक्विड जो सेक्टर है, शराब के सेक्टर को खोल के, बताइए लोग परेशान होंगे कि नहीं? बीमारियां पैदा होंगी, फैलेगी, तो और आप संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आज वैसे ही हर चीज़ की भारत में समस्या है। तो जो यह दर्शाता है कि शराबी से ज़्यादा तो राज्य सरकारें पैसों की भूखी है। कई बार आपने मीम्स भी देखा होगा, व्हाट्सएप या फेसबुक पे बहुत ही इस तरह से चल रहा है कि सरकारों को लग रहा है कि सबसे ज़्यादा पैसा तो यही है, और सबसे ज़्यादा पैसा तो है, मान सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी बचाना है तो इस सेक्टर के अलावा आप किसी अन्य सेक्टर पर ध्यान दे सकते थे। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की आज मन की बात नहीं, अब आज होगी शराब की बात। कितनी अच्छी लगी होगी आपको ये वीडियो, कितना आपको सटीक लगा ये डाटा, इसी प्रकार से बने रहिए। लेकिन यह भी कहा गया है, कई विशेषज्ञों ने कहा कि लॉकडाउन ये 4 का दावत दे रहे हैं लोग, क्योंकि लॉकडाउन 3 अभी खत्म नहीं हुआ, ये आपका 17 मई। तो आप लोग इंतजार करिए कि 17 मई के बाद आपको कौन सा डेट मिल जाएगा कि भैया अब आगे और आगे बढ़ेगा, क्योंकि हर देशों में लगातार बढ़ाया जा रहा है। और ऐसे समय में जब डेली 3 से 4 हज़ार केसेस आ रहे हैं, तो आप समझिए कि लॉकडाउन 4, लॉकडाउन 5, ये शराब के जो लोग पीने वाले हैं ये आपको दावत दे रहे हैं कि आइए लॉकडाउन 4 लगाइए, लॉकडाउन 5 लगाइए, हम मानने वाले नहीं हैं। इसी प्रकार से बने रहिए, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, जिससे लोगों को पता चले कि ये शराब का जो सेक्टर है ये भारत देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्या आदमी से ज़्यादा जरूरी आज शराब हो चुका है देश में? इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया कि मन की बात की जगह आज होगी शराब की बात। कितनी अच्छी लगी ये आप जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी प्रकार से बने रहिए, बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।